हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर के बीच में जो इकोनॉमी के करंट मुद्दे थे। देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं और आज जो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हम डिस्कस करेंगे दैट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आप देख भी सकते हो, अलग अलग न्यूज़ आउटलेट के द्वारा इसको कवर किया गया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई एम वेरी श्योर आप सभी ने ना बॉन्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बॉन्ड के अंदर होता क्या है, आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर, फिर अकॉर्डिंगली वो आपको मान लीजिए कि पीरियोडिकली रिटर्न्स दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो कूपन्स वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड को छोड़ के मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अदरवाइज हमें कूपन्स देखने को मिलते हैं। एग्जांपल, जैसे मान लो आपने किसी जगह पहले 100 रुपये आज इन्वेस्ट करे और आपका जो बॉन्ड था वो क्या था, 100 का था, और यहाँ पे रेट थी मान लो 5% और टाइम था 3 साल। तो होगा क्या, हर साल आपको ये जो 100 रुपये हैं इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। तो 1 साल के बाद क्या मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेंगे 5 रुपये, दूसरे साल के बाद क्या मिलेंगे 5 रुपये, और तीसरे साल के बाद में क्या मिलेंगे 5 रुपये। तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स खत्म हो चुका है, तो जो ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड थी दैट इज 100 रुपीज़, वो भी आपको यहाँ पे साथ में ही मिल जाएगा। तो ये होता है बॉन्ड किस तरह से वर्क करता है। अब आप सोच रहे होंगे सर बॉन्ड तो समझ आ गया, पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है। देखो, रियलाइज करो, आप सभी ने लाइफ में ना अपने देखा होगा कि कई बार लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वो कैसे किया जाता है, वो अपने ना गोल्ड को बाय कर लेते हैं और अपनी तिजोरी में रख लेते हैं। कि सोचते हैं कि चलो आज 50,000 का सोना खरीद लिया, 2 साल बाद इसका रेट 70,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वो इन्वेस्ट करने की कैसे कोशिश करते हैं कि अपनी तिजोरी में फिजिकल गोल्ड रख लेते हैं। जो गोल्ड होता है ना, फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। अब आप रियलाइज करो, इंडिया में देखो गोल्ड तो ज्यादा होता नहीं है, तो होता क्या है, इंडिया क्या करता है, गोल्ड को इंपोर्ट करता है। इंडिया में गोल्ड की देखो डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग इन्वेस्ट के लिए भी करते हैं, वैसे ज्वेलरी पर्पसेस के लिए भी करते हैं, पर उससे क्या होता है, इंडिया का इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर एग्जाम्पल से समझो, अगर आप चाहते हो इस इंपोर्ट को कम करना, तो ये जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50,000 रुपए का गोल्ड खरीदा और 70,000 रुपए का हुआ तब बेच दिया, या इस तरह की चीजें करने के लिए, क्या इनके लिए कोई और तरीका नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर वही आ जाता है क्या, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब इसमें होगा क्या, इसमें ना सिंपली यही चीज है। मान लो जैसे आपके पास 50,000 रुपए है, तो आपने क्या किया, 50,000 रुपए का ना एक कागज खरीद लिया। वो कागज की वैल्यू किसके इक्वलेंट होगी, गोल्ड के इक्वलेंट। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लो 10 ग्राम सोने की कीमत आज के टाइम पर कितनी है, 50,000। तो आपने क्या खरीद लिया, आपने सोना नहीं खरीदा, आपने फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदा, आपने ये कागज खरीद लिया आरबीआई के पास जाकर। अब आरबीआई क्या बोलेगा, ये है 10 ग्राम के इक्वलेंट का गोल्ड, जिसका प्राइस क्या था, 50,000। फिर वहां पर से आपको हर साल कुछ कुछ पैसे मिलते रहेंगे, जैसा बॉन्ड के अंदर देखने को मिलता है। एंड एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी, जब पूरा टाइम हो जाएगा, तब उस साल के बाद जितनी भी उस गोल्ड की वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। सिंपल एग्जांपल समझाऊं, जैसे मान लो 10 ग्राम गोल्ड की आज कीमत है 50,000, तो आपने क्या किया, आज 50,000 रुपए का ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया। अब हर साल ना आपको पीरियोडिकली यहाँ पे कूपन रेट जैसे देखा था ना, वो हर साल मिलता रहेगा। फिर मान लो 8 साल के बाद क्या हुआ, जब इसकी मेच्योरिटी हुई, तब उस साल गोल्ड का जितना भी रेट होगा, ठीक है, 10 साल बाद 50,000 थोड़ी रहेगा, मान लो इसका रेट हो गया 80,000, तो ये 80,000 भी आपको साथ ही साथ 8वें साल के एंड में मिल जाएगा। तो इस तरह से वर्किंग होती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। अगर बॉन्ड की वर्किंग क्लियर है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की वर्किंग भी समझ आ जाएगी। काम क्या है, ताकि जो इंपोर्ट इतना ज्यादा हम करते हैं ना गोल्ड को, उसको कहीं ना कहीं कम कर पाए। ठीक है जी। अब इसके रिगार्डिंग कुछ और चीजें समझ लेते हैं। पहली बात तो देखो, ये समझो ये कोई नई स्कीम नहीं है, ठीक है, ये 2015 से चलती आ रही है। हम जो हमारा आरबीआई है ना, बेसिकली टाइम टू टाइम ये चीजें बताते रहता है कि अब नई इसकी ट्रांच आ चुकी है, तो बार बार एक अपॉर्चुनिटी आती है इन्वेस्ट करने की। तो स्कीम ये पुरानी ही है, 2015 से चली आ रही है। हमारी जो मेजर मिनिस्ट्री है इसके अंदर इन्वॉल्व है, दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब होता क्या है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जैसे अभी डिस्कस किया ना, बॉन्ड है डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के ग्राम्स के अंदर, ठीक है ना। फिजिकल गोल्ड का एक सब्स्टिट्यूट है, और यहाँ पर आप इनको खरीदोगे, ठीक है, रिडीम हो जाएगा। रिडीम में मतलब पैसे वापस मिलना एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जैसे दिखता है ना 8 साल के बाद। तो वही चीज यहाँ पे बात करी गई है। इशू कौन करता है, इशू आरबीआई के द्वारा किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात लिखिए ना, सॉवरेन, सॉवरेन क्या होता है, सॉवरेन तो गवर्नमेंट को बोलते हैं ना। तो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर कौन इशू करता है, आरबीआई, ठीक है। तो बेनिफिट यही है कि फिजिकल फॉर्म में देखो आपको गोल्ड होल्ड करने की जरूरत नहीं है, जो इन्वेस्ट के लिए करते हैं। क्योंकि देखो, मान लो आपने अपनी तिजोरी में लाके गोल्ड रख दिया, पर उसका स्टोरेज कॉस्ट होती है, कल को कोई चुरा ना ले जाए, ये भी डर रहता है। तो इस तरह के इश्यूज से आप यहाँ पर बच सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कोई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का कोई रिस्क है या नहीं है। तो बिल्कुल रिस्क ये हो सकता है कि मान लो आज आपने सोना खरीदा 50,000 रुपए का, 8 साल के बाद मान लो अचानक से गोल्ड का रेट कम हो गया, तो आपको 8 साल के बाद कितना मिलेगा? 30,000। तो आपने इन्वेस्ट किया था 50,000, अगर गोल्ड का रेट फ्यूचर में कम हो जाता है तो हो सकता है आपको कम पैसे मिले, ये एक रिस्क बनता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कौन इन्वेस्ट कर सकता है? देखो इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हो सकती हैं, ट्रस्ट हो सकती है, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ज्वाइंट होल्डिंग भी होती है, जैसे ज्वाइंट होल्डिंग होती है ना, तो वो सारी चीजें। इसके साथ ही माइनर 18 साल से कम वाले बच्चे वो भी कर सकते हैं, पर उनके बिहाफ पे किसको करना पड़ेगा? उनके गार्जियन को। ध्यान में रखने वाली एक बात यह है कि कितना गोल्ड कर सकते हैं, जितना मर्जी इन्वेस्ट करो नहीं, मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, फिर उसके हिसाब से 1 ग्राम के मल्टीपल, मतलब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, इस तरह से कितने भी कर सकते हो, बट मैक्सिमम लिमिट क्या है? इंडिविजुअल के लिए 4 किलो। ठीक है ना, इसी तरह से बाकियों की भी देख सकते हो, 20 किलो इनके लिए है, पर आपको इंडिविजुअल का पता होना चाहिए, इंडिविजुअल के लिए क्या लिमिट है? मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 kg। ठीक है, ये फर्दर आप और क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। अब एक और मुद्दा जो हमें पढ़ना है वो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। देखो ये जो मैं बता रहा था ना, बॉन्ड रेट, वो कितना होगा? 2.5% पर एनम। जैसे मान लो आपने कोई चीज इन्वेस्ट करी, मान लो आपने 50,000 रुपए का सोना इन्वेस्ट किया, तो इस 50,000 के कॉरस्पॉन्डिंग जो 2.5% होगा, ठीक है, वो आपको 1 साल के बाद मिलता रहेगा। ठीक है, पर एनम इतना मिलेगा। पर थोड़ा सा आपके बेनिफिट के लिए क्या किया गया है, इसको सेमी एनुअली किया गया है कि 1 साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिल जाएगा। पर आपको ध्यान क्या रखना है, कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इसके ऊपर? 2.5%। और आखिर में, ठीक है ना, जो आखिर में होगा फिर आपको पूरा पैसा जो भी उस टाइम पे गोल्ड का रेट होगा वो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, कहां से खरीद सकते हो, देख सकते हो, ये अलग अलग बैंक हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं, प्राइवेट बैंक हो गया, फॉरेन बैंक हो गया, यहाँ सब जगह आपको मिल सकते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम के लिए है। देखो टाइम है 8 साल का, पर अगर आप 5वें साल के बाद भी इसको करना चाहो तो 5वें साल के बाद भी आप इसको करवा सकते हो। बट टाइम वैसे अगर आपसे पूछे टेनोर कितना है, तो टेनोर है 8 साल का। इज इट ओके? ठीक है, ठीक है। बाकी इसको इससे बेसिस पे लोन भी लिया जा सकता है, ये ट्रेड भी किए जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना यहाँ पर बनता है, इसको समझने की कोशिश करना कि भैया ये जो कमाई हो रही है हमारी, क्या इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो ध्यान से समझना। देखो कमाई ना 2 तरह से हो रही है। 2 तरह से कैसे सर? जैसे मैं समझाता हूँ, मान लो आपने 50,000 रुपए का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा, इसके बाद ना एक तो हर साल आपको कुछ ना कुछ कूपन पेमेंट मिलती जा रही है। एक तो सर ये कमाई हो रही है, बिल्कुल। और एक क्या हो रहा है कि 8वें साल के बाद आपको क्या मिल रहा है? पूरा का पूरा गोल्ड का उस टाइम जो भी पैसा था, जैसे यहाँ पर 10 ग्राम 50,000 रुपए का था, और 8वें साल के अंदर मान लो 10 ग्राम सोने की कीमत आ गई 1 लाख रुपए। तो एक तो ये चीज हुई कि 50,000 वाली वैल्यू आज होगी, सॉरी, जो 50,000 वाली यहाँ पे वैल्यू थी वो कितने की होगी? 1 लाख की। और दूसरा बेनिफिट हो रहा है ये कूपन रेट के फॉर्म में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी पैसा हमने एक तो होता है कैपिटल गेन टैक्स, तो कैपिटल गेन टैक्स यही है, जो 50,000 का वैल्यू होगी 1 लाख, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। बट ऑन द अदर हैंड ये जो आपको अलग अलग कूपन रेट्स रिसीव हुए हैं, यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इज इट ओके? ठीक है, जो जो इंटरेस्ट होगा ना बॉन्ड्स के ऊपर, ये कूपन रेट की बात कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लगेगा। पर ये यहाँ पर जो वैल्यू थी गोल्ड की 50,000, और 8 साल के बाद मान लो उसकी वैल्यू होगी 1 लाख, तो ये जो 50,000 रुपए का आपका कैपिटल गेन हुआ ना, इसके ऊपर आपको टैक्स कोई नहीं देना पड़ेगा। ये बातें ध्यान में रखने वाली थी, किसके ऊपर टैक्स लगेगा, किसके ऊपर नहीं लगेगा। आई होप ये चीजें क्लियर होगी होंगी। थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड टेक्निकल टॉपिक है, कोई डाउट होगा मेरे से नीचे लिख के पूछ लेना, अदरवाइज अगर सारा क्लियर है, ठीक है, या फिर एक बार काम करना, दोबारा एक बार गो थ्रू कर लेना वीडियो को। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, अंडरस्टैंड, तो एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेना। आई होप की चीजें समझ आ गई होंगी। तब भी नहीं समझ आई तो नीचे मेरे से डाउट पूछ लेना, ठीक है। तो ये था हमारा पहला मुद्दा। इसके पहले कि आगे बढ़े, एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी के हमारे प्रारंभ कोर्स के रिगार्डिंग। देखो प्रारंभ हमारा बेसिकली फाउंडेशन कोर्स है, और 2024 के लिए इसकी अब स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर आप रियलाइज करो, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कि आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो एंड ग्रेजुअली आप उसके अंदर प्रोग्रेस करते रहो, एक एडवांस की तरफ, फीचर की तरफ बढ़ो। तो इस बार के कोर्स के अंदर हमने यही सारी चीजें इंश्योर करी हुई हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट करी जाएंगी, और स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। और इसमें सारी चीजें कवर्ड है, चाहे प्रीलिम्स के कंपोनेंट्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड है। तो इन केस आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए लिंक के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो क्या रिगार्डिंग है, जो है कोल के रिगार्डिंग। देखो दरअसल में पॉइंट क्या है, जो IEA है,
ये सर IEA क्या है? अब ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इनके द्वारा ना हर साल बेसिकली एनुअली एक रिपोर्ट निकाली जाती है कि कोल की दुनिया में क्या डिमांड है, कोल की कितनी सप्लाई है, कितनी ट्रेडिंग हो रही है, कोल के कॉस्ट क्या है, दुनिया भर में क्या प्राइसेस चल रहे हैं। ये सारी चीजों कॉरस्पॉन्डिंग कौन रिपोर्ट निकालता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब इस बार इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है उसका नाम क्या है? कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025, कि आने वाले सालों के अंदर 2025 तक क्या चीजें रहने वाली हैं। ये सारी बातें इनके द्वारा यहाँ पर करी गई हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा इसकी, देखो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट की आपके लिए हाईलाइट्स ही कुछ लगा दी हैं, तो अगर आप नोटिस करोगे इस रिपोर्ट के अंदर ये बात लिखी गई है कि नियरली 1.2% से ग्लोबल का जो कोल यूजेज है वो इतने तेजी से बढ़ा है, ठीक है ना। 8 बिलियन टन से भी ज्यादा हो चुका है। और यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर इन्होंने चाइना की बहुत बात करी है। क्यों बात करी है? क्योंकि जो चाइना है ना उसका इन्फ्लुएंस कोल मार्केट के ऊपर बहुत ही ज्यादा है। इसके साथ ही इन्होंने दूसरी बात करी है, किसकी? वो बात करी है देखो इंडिया की। इंडिया और चाइना ना वन ऑफ द वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर भी हैं। और साथ ही साथ इंडिया में तो आप जानते हो हम कोल को इंपोर्ट भी करते हैं। समझने की कोशिश करना, इंडिया कोल प्रोड्यूस भी करता है, कोल को कंज्यूम भी करता है अच्छा खासा, पर तब भी हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हमें कोल को इंपोर्ट भी करवाना पड़ता है। और यही क्वेश्चन हमसे यूपीएससी 2019 में पूछा गया था कि इंडिया की कोल इंपोर्ट खत्म हो गया है? नहीं, इंडिया आज भी कोल को इंपोर्ट करता है। और अगर मैं आपको बात करूं ना कि इंडिया की कोल प्रोडक्शन की, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 तक ना इंडिया की जो कोल प्रोडक्शन होगी वो 1 बिलियन टन से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। देखो इंडिया ने काफी सारी कोशिशें करी हैं, डेफिनेटली हम अलग अलग नई नई चीजें लेके आ रही हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ डेफिनेटली मूव ऑन हो रहे हैं, पर तब भी कोल कंजम्पशन कम नहीं हुई, कोल कंजम्पशन बढ़ ही रही है। इन्होंने डेटा दिया है 2007 के बाद से, अगर आप नोटिस करोगे ना तो 6% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से हमारी कोल कंजम्पशन बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी इन्होंने पूरी दुनिया की भी बात करी है इसके साथ ही, कि दुनिया में और क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। यहाँ पर आप नोटिस भी कर सकते हो कि किस तरह से आज भी ग्लोबली सबसे लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है? कोल ही है, ठीक है ना। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इन सभी के प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है कोयला, ठीक है। तो 2025 तक क्या फोरकास्ट है, ये सारी बातें आपको बताई हुई हैं। तो प्रीलिम्स में ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये वाली रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, और आप रियलाइज करना कि किसने रिलीज करी है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। अब कोल से ही रिलेटेड ना एक और मुद्दा था। दरअसल में हुआ क्या है, आप जानते हो हमारे पार्लियामेंट के अंदर ना अलग अलग क्या होती हैं? स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं याद तो अपनी पॉलिटी में जाके कमेटीज वाला जो चैप्टर है पार्लियामेंट्री कमेटीज, उसको याद कर लेना कि स्टैंडिंग क्या होता है, एडहॉक क्या होता है, वो सारी चीजें। अब देखो स्टैंडिंग कमेटी है हमारे पास, एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन कोल माइंस एंड स्टील। अब ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इसकी एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट क्या थी? रिपोर्ट यही थी कि इंपोर्ट ऑफ कोल कितना हो रहा है, ठीक है, क्या इसके ट्रेंड्स हैं, वो सारी बातें। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात बताई है कि जो कोल का इंपोर्ट है ना वो क्या है? वो इंक्रीज हो गया है। इंडिया के अंदर कोल का जो इंपोर्ट करवाते थे, इन्होंने कंपैरिजन किया है 2006-07 से 2020-21 का। तो बात ये निकल के आई है कि भैया यहाँ पर हम इंपोर्ट करते थे 43 मिलियन टन, अब हम 4-5 गुना उससे हो गए हैं, बढ़ गए हैं, अब 215 मिलियन टन हो गए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ती जा रही है चीजों की, तो डेफिनेटली कोल आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखो बहुत सारे इश्यूज भी इससे कहीं ना कहीं इमर्ज हो जाते हैं। सर किस तरह के इश्यूज? देखो आप नोटिस करो, जो हाई क्वालिटी कोल है वो उसकी सप्लाई लिमिटेड है काफी ज्यादा, ठीक है ना। बाकी इंडिया दूसरी कंट्रीज में जाके कोल ब्लॉक्स को अभी अक्वायर ज्यादा तेजी से नहीं कर पा रहा। बाकी प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी कम है, ठीक है। बाकी फ्रेट चार्जेस वगैरह भी काफी हाई हो जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें देखने को क्या मिल रहा है कि इंपोर्ट काफी ज्यादा हमें करना पड़ता है। पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी ना बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं, ठीक है, कि कैसे इस कोल के इंपोर्ट को हम कम कर सकते हैं। हमने एक कोल इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया हुआ है ताकि ये सारी चीजें हम अच्छे से मैनेज कर पाए, ठीक है, कोल को हम थोड़ा अच्छे ढंग से कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए माइनिंग जो टेक्निक है, तो ब्लास्ट फ्री माइनिंग टेक्निक हमने अडॉप्ट करी हुई है। इस तरह की चीजें हमारी गवर्नमेंट के द्वारा करी जा रही हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर इस पर्टिकुलर कमेटी ने यह भी बोला है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, ओवरसीज जो होते हैं ना कोल, ठीक है, उनको एक्वायर करने की कोशिश करनी चाहिए, ओवरसीज जो कोल ब्लॉक्स होते हैं, तो ये हमें हेल्प कर सकते हैं। बाकी जो हमारी माइंस हैं उनको ऑक्शन किया जाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस के ऊपर,
ठीक है, कि आपस में रेवेन्यू शेयर हो जाएगा बिटवीन द बेसिकली रेवेन्यू के बेसिस के ऊपर हम शेयर कर सकते हैं, जो भी कॉस्ट होंगी वो गवर्नमेंट को भी उससे बेनिफिट मिल सकता है। ये यहाँ पे सारी बातें इस पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा करी गई हैं। आगे बात समझ में, तो कोल के बारे में ध्यान रखना कि कोल किस तरह से वर्क करता है, कोल के रिगार्डिंग क्या इश्यूज हैं। आप बाकी सारी चीजें, आई एम वेरी श्योर आपने इन्वायरमेंट के टॉपिक में भी पढ़ी होंगी कि जो हमारे टारगेट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं वहां तक मूव करने की, दूसरी तरफ आप कंसिस्टेंटली देख रहे हो कि कोल का इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है, कोल की प्रोडक्शन भी बढ़ती जा रही है। ये सारे इश्यूज आपको कहीं ना कहीं साथ में भी पता होने चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अगला टॉपिक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू डॉक्सिंग। अब कई बार ना इस तरह की पूछ ले जाते हैं कि डॉक्सिंग न्यूज में था, क्या मीनिंग है। तो सिर्फ मीनिंग अगर क्लियर होगा तो काफी हद तक आपको समझ आ जाएगा। अभी रिसेंटली हुआ क्या है ना, ट्विटर ने बहुत सारे जर्नलिस्ट के अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। अब सस्पेंड क्यों कर दिया है? सस्पेंड इसलिए कर दिया क्योंकि वो डॉक्सिंग में इन्वॉल्व थे। अब सर डॉक्सिंग है क्या? देखो, डॉक्सिंग एक तरह की माल प्रैक्टिस है, ठीक है, मलिशियस प्रैक्टिस है, जिसके अंदर क्या होता है कि मान लो किसी के पास ना कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है किसी की, ठीक है, किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, किसी ने उसको ऑनलाइन रिलीज कर दिया इस बंदे की परमिशन के बगैर, ठीक है ना, कि इस बंदे की कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी, कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, पर किसी और ने उसको ऑनलाइन रिलीज कर दिया बिना इस पर्सन की परमिशन लिए हुए, ताकि इस वाले पर्सन को क्या किया जा पाए, इससे हरेस किया जा पाए, इसको कुछ शेम किया जा पाए, या इससे कोई बदला लिया जा पाए। तो इन सभी चीजों को हम जनरली बात कर लेते हैं। कई बार ना ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन उतनी भी प्राइवेट नहीं होती। मान लो किसी का प्रॉपर्टी रिकॉर्ड है, वो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, पर हम क्या करते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर उसको हरास करते हैं, उसको उससे रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें आ जाती हैं डॉक्सिंग के अंदर, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछे कि डॉक्सिंग का मीनिंग क्या होता है, आई एम वेरी श्योर अब आप उसको अच्छे से बता पाओगे। इसके साथ ही देखो एक और मुद्दा था रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल मीटिंग, ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने जीएसटी के काउंसिल की मीटिंग देखी, राइट। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, जैसे कि किसी भी आइटम पे कोई भी टैक्स इंक्रीज नहीं किया गया। जो अभी वाली जीएसटी मीटिंग थी उसके अंदर जो बायोफ्यूल था उसके ऊपर जीएसटी 18% से कम करके 5% कर दिया गया, जो कि एक अच्छी चीज है, राइट। इसके अलावा देखो, आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जीएसटी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है कि जीएसटी वर्क कैसे करता है। उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर डेट को जाओगे ना, 27 जून से 3 जुलाई वाले जो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स थे, उसमें 1 घंटे की वीडियो थी, पर उसमें ए टू जेड कवर हो चुका है जीएसटी, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर कि इस वीडियो को देखो, ठीक है। जीएसटी के बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी, तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप ऐसे लिंक्स क्यों दे देते हो अपनी दूसरी वीडियोस के, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करो। देखो, अगर मैं इस तरह से हर चीज एक्सप्लेन करने लग गया ना, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है, तो लेक्चर्स बहुत लंबे लंबे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कोशिश क्या करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊँ, प्लस जिनका ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है उनके ऊपर दोबारा बताने का कोई इतना पॉइंट नहीं बनता जब तक उनके अंदर कोई ज्यादा खास चेंजेस ना आए हों, राइट। तो ये मेक श्योर कि इसको भी आप गो थ्रू कर लो जिनको जीएसटी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। और जीएसटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 बार मेंस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, सिमिलरली प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा देखो है मून लाइटिंग के रिगार्डिंग। देखो बहुत सारी बातें हुई हैं मून लाइटिंग के रिगार्डिंग। अभी क्या हुआ है, जो पार्लियामेंट का आप जानते हो, ठीक है, विंटर सेशन चल रहा था, तो विंटर सेशन के टाइम पर लेबर मिनिस्ट्री को कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि भैया ये मून लाइटिंग ठीक है या नहीं है, खराब है या नहीं है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बेसिकली लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है, उन्होंने आंसर दिया। उस आंसर के अंदर इन्होंने बात करी थी कि अगर मून लाइटिंग से ओरिजिनल जो एम्प्लॉयर है उसको कुछ नुकसान होता है तो मून लाइटिंग खराब है, ठीक है। तो इन्होंने इतना ही इस तरह से आंसर दिया। तो ऑल्दो मैं मून लाइटिंग पहले भी आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूँ मेरे पिछले वाले करंट अफेयर्स के अंदर, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मून लाइटिंग का मीनिंग सिंपल सा है। देखो, मान लो आप कहीं पर, जैसे मान लो आपकी 9 to 5 जॉब है, ठीक है ना, उस 9 to 5 जॉब के बाद अगर आप किसी दूसरी पर्सन के लिए काम कर रहे हो, दूसरी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए काम कर रहे हो, ताकि आपको कुछ एडिशनल इनकम मिल पाए, उसको बोल देते हैं मून लाइटिंग, ठीक है। मान लो जैसे 9 to 5 आप विप्रो के लिए काम कर रहे हो, पर उसके बाद आप देखते हो कि यार रात को मैं फ्री हूँ, सैटरडे संडे तो मेरे फ्री हैं, तो मैं क्या करूँ, कुछ काम कर लूँ, कहीं और काम कर लेता हूँ, ठीक है, नाइट टाइम पे, वीकेंड पे। तो इसी को बोल देते हैं वीकेंड मून लाइटिंग, ठीक है। जनरली कैसे किया जाता है, एम्प्लॉयर को बताए बिना, ठीक है, कि एक्स्ट्रा जॉब आपने एक तरह से पकड़ ली है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, काफी सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ये थे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो विप्रो के चेयरमैन है रिशाद प्रेम जी, इन्होंने काफी ज्यादा इसको काफी ज्यादा वो बोला है कि काफी खराब चीज है मून लाइटिंग, क्योंकि इससे ये काफी एथिकल कंसर्न्स रेज कर सकता है। तो इकोनॉमी के अंदर शायद ना है मून लाइटिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन, बट एथिक्स के अंदर भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि क्या मून लाइटिंग एथिकल भी है या नहीं है। क्या अगर आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो,
क्या सिर्फ आप 9 to 5 उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो, या फिर एक्चुअल में वो कंपनी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है, देखो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 9 to 5 इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, रात को जो आप कंपनी किससे के लिए काम कर रहे हो वो इसी की क्या हो, एक तरह से इसी की कोई कॉम्पिटिटर हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी तो बनती है, हो सकता है यहाँ का जो डेटा है वो यहाँ लीक हो जाए गलती से। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज रहती हैं, तो डेफिनेटली एथिकल कंसर्न्स काफी बार इसके ऊपर रेस कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगर और डिटेल में जाना है, देखो मैंने ऑलरेडी इसको भी कवर कर दिया जा चुका है 21 अगस्त से 28 अगस्त के कॉरस्पॉन्डिंग। अब एक चीज नोटिस करो, काफी लोग ना मेरे से, आप में से यही पूछ रहे थे सर इतने सारे करंट अफेयर्स हो जाते हैं, हम इतने सारे करंट अफेयर्स को याद कैसे रखें। देखो पॉइंट आप नोटिस कर रहे होंगे कि करंट अफेयर्स भी ना एक टाइम के बाद स्टैटिक ही बन जाते हैं। जैसे मून लाइटिंग वाला कॉन्सेप्ट ही मैंने ही खुद ही आपके साथ 2-3 बार डिस्कस कर लिया है। इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग जो मुद्दे होते हैं मैंने मल्टीपल टाइम्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। जीएसटी वाला मुद्दा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जब जब होती रहती है तब तक मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता रहता हूँ। तो इससे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि ये सिर्फ चीजें इकोनॉमी के अंदर नहीं है, पॉलिटी के अंदर देख लो, एंटी डिफेक्शन लॉ कभी हमारा मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग देखते हैं, कभी महाराष्ट्र के रिगार्डिंग, कभी कर्नाटका के रिगार्डिंग। तो इस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ के करंट अफेयर का मुद्दा नहीं है, ये स्टैटिक का ही पार्ट बन गया है, ठीक है ना। उसी तरह से विंटर सेशन में क्या हो रहा है, ये सारे मुद्दे भी कहीं ना कहीं रिपीटेडली आते रहते हैं। तो ओवर द टाइम अगर आपने काफी, 1 साल हो गया मान लो आपको तैयारी करते हुए, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि करंट अफेयर्स में भी बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं है, बहुत सारे करंट अफेयर्स बार बार रिपीट होते रहते हैं और वो ओवर द टाइम स्टैटिक का पार्ट ही बनते रहते हैं। इज इट ओके? ठीक है। एक देखो और चीज मुझे डिस्कस करनी थी, दैट इज रिगार्डिंग ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, इन्होंने इसके रिगार्डिंग बात करी हुई है कि ग्रीन वॉशिंग को हमें रोकना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक तरह का प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस होना चाहिए, एक तरह की टेक्सोनॉमी होनी चाहिए, ताकि हम उसको प्रॉपरली कैटेगराइज कर पाए। अब देखिए ग्रीन वॉशिंग के बारे में ना मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया हुआ है। ग्रीन वॉशिंग का सिंपल सा मीनिंग है, जैसे आप जानते हो ब्रेन वॉशिंग, राइट, उसी तरह एक वर्ड आ जाता है क्या, ग्रीन वॉशिंग। अब सर ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? ग्रीन वॉशिंग में ना मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग भी देखते हो आजकल कितना लोग बोलते हैं कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, काफी ग्रीन है, इस तरह की बातें सुनते हो। तो लोग जब ये बात सुनते हैं ना कि अच्छा इन्वायरमेंट के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। पर हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट हो दरअसल में इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो, उस कंपनी ने जानबूझ के इस तरह की कोई चीज कर दी हो, राइट। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपने मैकडी का सुना है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स के बारे में। तो मैकडोनल्ड्स का ना एक इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया। उस कैंपेन में इन्होंने क्या बोला कि हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ठीक है ना, इसको अपने जो इनके जो फास्ट फूड ज्वाइंट्स होते हैं इसमें से उसको हटा देंगे या कम कर देंगे, ठीक है ना। इनकी जो भी प्लास्टिक वाली स्ट्रॉ थी उसको पेपर वाले जो रिसाइकलेबल ऑल्टरनेटिव्स थे उनके साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला। अब लोगों को लगा यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, कंपनी तो एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो लोगों ने क्या किया, लोग अट्रैक्ट हो गए मैकडी की तरफ कि यार हम यहाँ पर खाएंगे, हमारा एनवायरनमेंट फुटप्रिंट काफी कम हो जाएगा और कंपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे स्टेप्स ले रही है। पर क्या कंपनी एक्चुअल में स्टेप्स ले रही थी? द आंसर इज नो। ये जो इन्होंने प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स बताए थे ना, ये खुद में अपने आप में काफी सारे मेजर मुद्दे रेज कर रहे थे रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं था कि एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत अच्छे थे, नहीं, वो अपने आप में रिसाइकलेबल नहीं थे। उनकी सोर्सिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठे थे और उससे एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ही आ रहा था। तो यहाँ मैकडोनल्ड ने क्या किया, ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन दिखा के किसी चीज को कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, आपके दिमाग को ऐसा कहा कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, आपने खरीदा भी, पर एक्चुअल में एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं था। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉक्सवैगन का आप जानते हो, ठीक है ना। फॉक्सवैगन कंपनी ने एक बार ना ये बताया था कि हमारे जो व्हीकल्स हैं, तो व्हीकल्स बहुत अच्छे हैं एनवायरनमेंट के लिए, ज्यादा पोल्यूशन नहीं करते, ठीक है ना। तो लोग अट्रैक्ट हुए कि भैया पोल्यूशन कम होता है इस पर्टिकुलर व्हीकल से, तो इसी को खरीदेंगे। पर बाद में क्या पता लगा ये फॉक्सवैगन वाले इस बात को झूठ बोल रहे थे, और साथ ही साथ इनका जो एमिशन का डेटा होता है कि कितनी गैसेज आपके यहाँ से निकली, इसको ये गड़बड़ी से इसको ऊपर नीचे कर रहे थे। आई बात समझ में, ताकि मार्केट में लगे कि हम तो नहीं कर रहे पोल्यूशन, पर एक्चुअल में इनके डेटा फज कर रहे थे। और इस तरह से इन्होंने क्या किया, ग्रीन वॉशिंग करके अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाई, पर एक्चुअल में वो ग्रीन थे ही नहीं। इज इट ओके? ठीक है जी। तो ये थे आज के मुद्दे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीक दिए थे, ठीक है। इस बार मैंने लास्ट वीक 3 क्वेश्चन दिए थे और ज्यादातर लोगों ने ना 90% लोगों ने सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है, तो इट वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट। अब यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी के अंदर हमें ये देखना होता है कि
जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है वहां पर क्या क्या चीजें आ रही हैं, कौन सी चीज कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ये देखते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत होती है कि क्या चीजें किसके अंदर आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होते हैं टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर, तो वो इंक्लूड होते हैं। द आंसर इज यस। उसी तरह से अगर मान लो कोई फिशिंग वेसल है और वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट की जाती है इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है। मान लो कोई शिप जा रही है इंडिया से यूएस की तरफ जा रही है, तो जो अगर वहां पर इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर है वो, और अगर उस फिशिंग व्हीकल को ऑपरेट किया जाता है इंडिया के रेजिडेंट के द्वारा, तो होगा क्या, वो चीजें भैया इंडिया की जीडीपी के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो 1 और 3 तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगर देखो बात करेंगे 2 और 4 की ना, तो यहाँ पे ध्यान देना, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। मान लो जैसे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे इंडिया के अंदर सेंटर है, इसका ऑफिस है, तो ये वाला ना किसकी जीडीपी में जाएगा, ये जाएगा जीडीपी, हमारी जीडीपी के अंदर ही इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। आई बात समझ में? तो ये चीज इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती। उसी तरह से मान लो यूएसए की, मान लो ना, मान लो जैसे दिल्ली के अंदर यूएसए की मान लो कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है नहीं, मानने की बात कर रहा हूँ, पर मान लो ऐसी अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती, तो वो किसकी जीडीपी में आती, वो आती यूएसए की जीडीपी के अंदर, ठीक है ना, इंडिया की जीडीपी के अंदर नहीं आती। उसी तरह से आपको और एग्जांपल बताता हूँ, मान लो किसी दूसरी कंट्री की, मान लो यूएसए की एम्बेसी वगैरह अगर आपको दिल्ली में देखने को मिलती है, तो वो किसकी जीडीपी में इंक्लूड होगी, वो भी यूएसए की जीडीपी के अंदर ही इंक्लूड होगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ इंक्लूड होती हैं, ऐसा माना जाता है जो एम्बेसीज होती हैं, कॉन्सुलेट्स होती हैं, ये सारी उस फॉरेन कंट्री की टेरिटरी मानी जाती हैं। तो इस वजह से आंसर क्या हुआ, आंसर ये हुआ कि भैया 4 भी गलत है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 ओनली। इसी तरह से चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं पीडीएफ आपको ना एक काम करूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, ओनली आई एस नथिंग एल्स का जो हमारा चैनल है वहां पर ये शेयर हो जाएगी। वहां पर आप इसकी एक्सप्लेनेशन और फर्दर डिटेल में पढ़ भी सकते हो, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हमने ये दिया था, ठीक है ना, कि इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। तो देखो, सीआरआर कम करना। अब सीआरआर कम करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल थोड़ी होगा, सीआरआर कम करने से तो उल्टा हो जाएगा, हम ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। जैसा आप जानते हो कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था ना, तो हमारी पर्टिकुलर आरबीआई ने क्या किया था, जो सीआरआर पहले 4% होता था उसको कम करके 3% कर दिया था। ऐसा क्यों कर दिया गया था, कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो और उसको वो कॉरस्पॉन्डिंग लोगों के अंदर ज्यादा लैंड कर पाए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो पाए। तो पहला स्टेटमेंट तो भैया हो गया गलत। और अगर सिर्फ इतना भी कर लिया ना, आपके पास आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज क्या करो। उसी तरह से देख लो, अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स की सप्लाई बहुत कम है तो उसको हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। जैसे मान लो प्याज है, ठीक है ना, मान लो जैसे प्याज है, तो प्याज की अगर सप्लाई कम है तो होगा क्या, इसके दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे, तो इन्फ्लेशन होगी। अगर हमने बाहर से इनको मंगवा लिया तो इससे होगा क्या, जब बाहर से और सप्लाई आ जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो डिमांड और सप्लाई की जो मिसमैच था वो बन नहीं रहेगा, तो इन्फ्लेशन हम अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। सिमिलरली देखो, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी को कट करेंगे तो इम्पोर्ट कम रेट्स पे हो पाएंगी चीजें, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी का स्पेशली बात करूं तो 2 और 3 यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, आई एम वेरी श्योर मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया है रेपो रेट का मीनिंग क्या होता है, और रेपो रेट को कट करेंगे तो इसका आंसर आप सभी जानते हो, क्योंकि सभी ने इसका आंसर सही दिया था, तो इसको डिस्कस करने का ज़्यादा पॉइंट है नहीं, राइट। अब देखो, जैसे फिर से इस बार भी केयूर जी ने काफी अच्छे से एक्सप्रेशन दी है। मैंने एक्चुअल में एक्सप्रेशन इनकी इसलिए यहाँ पे ऐड करी है, रीजन क्या है, इन्होंने ना बहुत अच्छे से कैसे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना चाहिए, उसका अच्छी अप्रोच बताई हुई है। जैसे यहाँ पर ना आप नोटिस कीजिए, ये ना हर एक चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो एलिमिनेशन टेक्निक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हर क्वेश्चन के अंदर लग जाती है, पर बहुत सारे क्वेश्चन आप एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू वर्क कर सकते हो। तो ध्यान दिया करो कि जरूरी नहीं होता कि हर पर्टिकुलर क्वेश्चन प्योरली नॉलेज के बेसिस के ऊपर हो, थोड़ा से हिंट कई बार क्वेश्चन में अंदर छुपे होते हैं, और यही छोटे छोटे हिंट्स आपको हेल्प करेंगे आपको प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई करने के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे मेंस क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने लास्ट टाइम आपको मेंस का क्वेश्चन दिया था। काफी सारे लोगों ने लिखा भी है, इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे आपके आंसर्स जो है, पर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। पहली चीज तो ये नोटिस करो, 2019 में क्वेश्चन आया, 2022 में क्वेश्चन आया, लगभग ना ये सेम क्वेश्चन है। तो इस वजह से हमें एक काम क्या करना है, मेंस के अंदर जितने भी पिछले 6-7 साल के अंदर क्वेश्चन आए हैं ना, वो हमें बहुत अच्छे से आते होने चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास तो उसका पता होना चाहिए कि क्या मीनिंग है। अगर मान लो किसी ने 2019 का ये क्वेश्चन किया होता ना, ट्रस्ट में 2022 में उसके पास एक एज होता, बहुत तेजी से इसका आंसर वो लिख सकता था कम टाइम के अंदर, अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है। तो इसलिए मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। हम भी हर हफ्ते कर ही रहे हैं, बट आप भी अपने एंड पे साथ साथ करते रहो, तभी आप मेंस के लिए एक अच्छी लीड लेके चल सकते हो।
अब देखो जब बात करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की, इसका मीनिंग पता क्या होता है? देखो एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए लाइव स्टॉक की बात कर लो, पोल्ट्री की बात कर लो, फिश की बात कर लो, ठीक है, इस तरह की चीजें बेसिकली सारी चीजें आपस में इंटीग्रेट होगी, तो इससे होगा क्या आप मुझे बताओ? एक ही जगह पे सारी चीजें हो रही हैं तो नई इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इनकम जनरेट हो जाएगी, एडिशनल इनकम। ठीक है, पहले जो किसान सिर्फ एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप्स वगैरह के ऊपर निर्भर था, उसके साथ ही थोड़ी एडिशनल इनकम यहाँ से भी आ जाएगी। इसके साथ एक और चीज नोटिस करो, ऐसी भी तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को, कुछ लाइव स्टॉक को हम एग्रीकल्चर के क्रॉप से कॉरस्पॉन्डिंग यूज कर लें, बहुत सारे हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह वहां से बन सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हमें हेल्प कर सकती हैं, या फिर और भी आप इस तरह के एग्जांपल दे सकते हो। तो देखो इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है जब मैं बात करता हूँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की। तो पहली बात तो नोटिस करो, हमारी इनकम ना काफी डाइवर्सिफाई हो जाती है। जैसे मान लो हम एग्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, पोल्ट्री से मिल्क हो गया, ठीक है, या फिर कुछ और मान लो जैसे सिल्क वॉर्म्स वगैरह को ग्रो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो पूरे साल भर ना कुछ पैसे हम कमाते रहते हैं। अदरवाइज क्रॉप्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, जब हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद ही हम पैसे कमा पाएंगे फसलों को बेच के। पर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम पूरे साल हमारे पास थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहता है, इनकम को हमने काफी हद तक क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। ऊपर से देखो इनकम डाइवर्सिफाई होने से क्या होता है, वल्नरेबिलिटी हमारी कम हो जाती है। वो कैसे? जब कल को ऐसा भी तो हो सकता है, किसी मान लो क्रॉप का जो प्राइस था वो अचानक से नीचे आ गया, क्रॉप के प्राइस अचानक से कम हो गए, तो किसानों को नुकसान हो सकता है। या फिर मान लो कोई और कैलेमिटी आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, ठीक है, जैसे मान लो जैसे कई बार साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, साइक्लोन आ गया, मान लो उड़ीसा में जैसे अभी कुछ टाइम पहले साइक्लोन आया था, तो इससे क्या होता है, वहां की फसलों को नुकसान होता है। पर अगर हमने इन चीजों को डाइवर्सिफाई कर रखा है ना, तो काफी हद तक रिस्क को हम कम कर सकते हैं। बाकी प्रॉफिट तो इनहेंस होते ही होते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी है हमारी वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, कम टाइम में कम एरिया के थ्रू हम बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आप नोटिस करो, हम जो इनपुट्स हैं उनको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। वो कैसे सर? देखो जैसे मान लो कि जो मैं बात कर रहा था लाइव स्टॉक की, अब लाइव स्टॉक का जो डंग वगैरह होगा उसको हम यूज कर सकते हैं, वर्मिंग कंपोस्टिंग वगैरह के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। बाकी का जो फार्म वेस्ट होता है, बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स हो गया, वो सारी चीजें हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो एक दूसरे को हम वहाँ पे ठीक है ना, वहाँ के एक के बेनिफिट दूसरी जगह हम यूज डेफिनेटली करे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी साथ में ही आप नोटिस कर सकते हो, एनवायरमेंटली भी ज्यादा सस्टेनेबल हो जाती हैं ये चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टेबल बर्निंग का इतना मुद्दा देखते हैं, अगर मान लो स्टेबल बर्निंग को हम अच्छे से यूटिलाइज करने लग गए तो वो सारी चीज़ें हमें बेनिफिट मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर वेस्ट को हमने प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया तो इन्वायरमेंटली क्या हो गए, सस्टेनेबल हो गए ना। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। कोशिश करना जितने अच्छे पॉइंट्स हो वो, प्लस साथ साथ कुछ कुछ साथ में एग्जाम्पल्स हो, तो वो सारी चीज़ें। बाकी देखो यहाँ पर ना इन्होंने पूछा हुआ है कि कितना बेनिफिशियल है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हेल्पफुल तो हमें समझ आ गया कि भैया हेल्पफुल तो है, पर इसके साथ ही ना कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड है। सर वो क्या चीज़ें हैं? जैसे मान लो एक आ जाता है हमारा कंसर्न अफोर्डेबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की यहाँ पे बात हो रही है ना। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, क्या उसके लिए पॉसिबल है बहुत सारे कैटल रख पाना, लार्ज कैटल को? शायद नहीं, ठीक है, तो ये एक इशू हो गया। बाकी उसके आप नोटिस करो, बाकी अफोर्डेबिलिटी इस सेंस में भी आ जाती है, जैसे मैं मान लो आप बात कर लो मशरूम की बात कर लो। अब अगर आपको मशरूम ग्रो करने हैं ना, तो उसके लिए आपके पास एसी वगैरह होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव टेम्परेचर के अंदर उनको रखना पड़ता है। इस तरह के और भी जो बात कर लेते हैं हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कॉरस्पॉन्डिंग चीजें हैं, तो वहां पर उनकी मेंटेनेंस बहुत प्रॉपर चाहिए। तो हो सकता है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए वो चीजें पॉसिबल ना हो पाए। कई जगह के एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है, किस तरह से? कई हो गया फिशरीज हो गया, ठीक है, या पोल्ट्री हो गया, ये इनको रखना नहीं चाहते। कई किसान ऐसे होते हैं कि नहीं हमारे तो रिलीजियस की वजह से, ठीक है, रिलीजियस परसेप्शन की इस तरह से होती है। बाकी बहुत सारी चीजें एमएसपी के अंदर कवर भी नहीं है, जैसे मैंने मशरूम की बात कर रहा था ना, तो मशरूम एमएसपी के अंदर कवर नहीं है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसके साथ ही आप जानते हो ये सारी चीजें वर्क पता कब करेंगी, जब हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्ट्रांग हो पाएगी। पर आप जानते हो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग अभी भी कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं। हमने जो कोल्ड चेन स्टोरेज है उसको अभी ढंग से डेवलप नहीं किया, मतलब हम प्रोसेस में है, बट अभी अभी और काम करना जरूरत है। तो इस तरह के जब जब इशू रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि बहुत बेनिफिशियल हो पाएगी? नहीं। तो जरूरत है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की, इंपॉर्टेंट है, पर कुछ चैलेंजेस भी साथ साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर हमने इन चैलेंजेस को टैकल कर लिया, डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के जो बेनिफिट्स हैं उनको अच्छे से रीप कर पाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आज का मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो जो आज आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है 2016 में आया हुआ है कैपिटल बजट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसको अटेम्प्ट करना।
सेकंड क्वेश्चन ये यूपीएससी 2001 का है। यहाँ पर मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, आप मुझे बताओगे कि ए का क्या है, ए का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से आप सभी के ऑप्शन मुझे बताओगे सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इन सभी के बीच में फर्क आप जानते हो या नहीं जानते हो। नहीं जानते तो अगले सेशन में जान जाओगे, अदरवाइज आप कोशिश करना इनको अटेम्प्ट करने की। 2010 का तीसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है कि फिजिकल स्टिमुलस पैकेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, प्रीलिम्स के। और जो मेंस का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ये है यूपीएससी 2021 का, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्ट्रिक्ट्स इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना मेंस का क्वेश्चन। तो 3 हो गए प्रीलिम्स के, 1 हो गया मेंस का। अब डिस्कस कर लेते हैं आप सभी ने जो आंसर्स लिखे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन्होंने बात करी है, देखो यहाँ पर ना आपने लिख दिया इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, पर आपको चाहिए था आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की थोड़ी डेफिनेशन लिखते, ठीक है ना, कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होती क्या है, लाइफ स्टॉक हो गया, वो सारी चीजें जो आपको बता रहा था, बी कीपिंग हो गया, वो सारी डेफिनेशन आप लिखते तो थोड़ा बेटर लगता। ठीक है, आपने बात करी है फार्मर इनकम, ये सारे बेनिफिट्स हैं, आई अंडरस्टैंड, एसडीजी गोल्स अचीव होंगे, पर वहां तक पहले डेफिनेशन में ना इंट्रोड्यूस करना जरूरी था, क्योंकि पूछा गया है पहले तो कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, प्लस साथ ही साथ ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम उतना भी कोई कॉमन वर्ड नहीं है कि सामने वाले को पता ही होगा। तो मेक श्योर कि आप उस तरह से इस चीज को देखो। ठीक है, बाकी देखो आपने बात जरूर करी हुई है, ठीक है, जैसे अलग अलग चीजें, क्लाइमेट चेंज की बात कर ली है, ठीक है, राइस वाटर इंटेंसिव क्रॉप की, पर थोड़ा मुद्दे से आप, मुझे लगता है थोड़ा भटक गए हो। ठीक है, थोड़ा सा ना प्रफुल्ल जी, ठीक है, थोड़ा सा मुद्दा आपने अलग पकड़ लिया यहाँ पे। तो फोकस यहाँ पर ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के ऊपर होना चाहिए था। जो मैंने लाइफ स्टॉक का डायमेंशन दिया, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इनपुट एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो रही है, पोल्ट्री फिशरी हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, जो वल्नरेबिलिटी को कम करना, इनकम को डाइवर्सिफाई करना, ये सारे पॉइंट्स लिखते तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, ये अच्छा आंसर नहीं लगा मुझे, आप पूछते हो ना कि कितने मार्क्स दोगे, तो मार्क्स तो मैं नहीं दे रहा, बट यहाँ पर पिछले बार के कंपेरिजन में थोड़ा सा ये कम क्वालिटी का आंसर है, क्योंकि आपने मुद्दे से थोड़ा भटक गए हो। एग्रीकल्चर रिगार्डिंग बहुत मुद्दे लिखे हैं, बट जो मेन मुद्दा था उससे थोड़ा सा आप भटक गए हो यहाँ पे। उसी तरह से बात करें अमन खान जी की, ठीक है ना, तो इन्होंने भी देखो किस तरह से इनका भी कैटेगराइजेशन अच्छा है। ठीक है, जैसे एनवायरमेंटल की बात करिए, एनवायरमेंट को कैसे, फूड को हो गया, इकोनॉमिक को हो गया, तो ये इस तरह से कैटेगराइजेशन करोगे तो हेल्पफुल होगा। ठीक है, प्लस साथ ही साथ इन्होंने बात करी है फर्टिलाइजर की कॉस्ट हो गया, एनर्जी कॉस्ट, तो काफी हद तक इन्होंने चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई हैं। बट साथ ही साथ जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह थोड़े और ऐड किए जा सकते थे, जैसे यहाँ पर इन्होंने किए हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया ना कि एनवायरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने आपको साइक्लोन्स वाला पॉइंट बता रहा था, वो एक्चुअल में हुआ था कि उड़ीसा के फार्मर्स को वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। तो इस तरह की कुछ केस स्टडीज भी आपके आंसर में डाली जा सकती हैं। ठीक है, बाकी चैलेंजेस जो मैंने और बताए वो ऐड अप कर देना, तो काफी अच्छा आंसर आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, राजविंदर कौर जी, ठीक है ना, नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को ही गलत समझ लिया है। ठीक है, इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम नहीं बोलते। ठीक है, आप पढ़ना, ठीक है, जो मैंने बताया वो होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, तो उसके ऊपर वर्क करना, ये आपका क्वेश्चन गलत है। राइट, विशाल जी का आंसर लिखा है। ठीक है, ठीक है, देखो आप लोग ना इंट्रोडक्शन लिख रहे हो सभी के सभी, बट मेन मुद्दे पे नहीं पहुंच रहे। ठीक है, तो डायरेक्टली हिट करो, मतलब कि इंटीग्रेटेड फार्म सिस्टम होता क्या है, तो जो मैं बात कर रहा था वो डेफिनेशन लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सामने वाले को ऐसा लगेगा कि हाँ आपको मुद्दा पता है, पर यहाँ पर पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम दरअसल में है क्या। तो वो चीजों से थोड़ा बचो, ठीक है, पॉइंट पे डायरेक्टली आया करो। राइट, ठीक है, इनका देखो काफी थोड़ा अच्छा लग रहा है आंसर देखने में, बट इनका भी पॉइंट क्या है, इन्होंने इंट्रोडक्शन काफी बड़ी लिख दी है। जनरली हम इंट्रोडक्शन इतनी बड़ी नहीं लिखते। ठीक है, पॉइंट्स कवर हो गए हैं ज्यादातर। ठीक है, जैसे देख पा रहे हो नीचे यील्ड हो गया, तो पॉइंट्स इनके ठीक है ज्यादातर, आप नोटिस करोगे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो ठीक है आंसर। बट इतना मुझे लगता है ज्यादा आप डिटेल में चले गए हो, तो उसको थोड़ा डिटेल को कम करो अपने यहाँ पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा। राइट, बाकी निशा जी का भी आंसर ठीक है, मैंने देखा था पहले इनका इनका आंसर भी कि ये क्या पॉइंट कह रहे हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे यूपीएससी के जो आंसर शीट होगी ना, वहां पर इस तरह से नहीं लिख सकते कि सिर्फ सिंपली इनहांस प्रॉफिटेबिलिटी, इनको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली इस तरह से पॉइंट लिखोगे तो बात नहीं बनेगी, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी साथ साथ आप करते रहोगे तो वो चीजें हेल्प हो सकती हैं। बाकी जैसे इन्होंने फूड सिक्योरिटी की बात करी, तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो कि जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। जैसे मान लो एग्स हो गया, पोल्ट्री हो गया, इन सभी से आपको क्या मिलता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, ये सना जी का भी आंसर है। ठीक है, ये भी पॉइंट्स ठीक है इनके भी, ज्यादातर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो। कुछ आप लोगों ने डाउट्स पूछे थे मेरे से, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी थी एक क्वेश्चन की कि वहां पर क्राउडिंग आउट वाला क्यों नहीं हो सकता।
ठीक है। देखो, जो आपने बात करी है ना क्राउडिंग आउट वाले मैकेनिज्म की, जो कि थर्ड स्टेटमेंट के अंदर हम बात कर रहे थे, हाँ, ये बात कर रहे थे रेपो रेट को कट डाउन करने की, कि रेपो रेट को कट डाउन करने से क्राउडिंग आउट हो जाएगा। देखो ऐसी बात नहीं है, देखो पॉइंट आप समझने की कोशिश करो, आप डायरेक्ट रिलेशन सोचो कि रेपो रेट को अगर कट किया गया उससे होगा क्या, उससे डायरेक्टली क्या होगा, उससे डायरेक्टली बोरोवर्स को फायदा होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप रेपो रेट को यहाँ पे, आप इस पॉइंट को कहाँ से ले आए यहाँ पे, ठीक है, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मीनिंग सिंपली ये होता है कि मान लो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, और गवर्नमेंट ने बहुत खर्चा किया, उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा कम रहा कॉरस्पॉन्डिंग इन्वेस्ट करने के लिए। बट यहाँ पर बात क्या हो रही है कि अगर रेपो रेट को कम किया जाता है, तो रेपो रेट कम करने से क्या हुआ, बैंक्स के पास आसानी से पैसा मिला, कम रेट पे पैसा मिला, और डेफिनेटली क्या होगा, बोरोवर्स को कम रेट पे पैसा दे पाएंगे क्योंकि ईएमआई कम हो जाएंगी। तो डायरेक्ट रिलेशन तो यही है। आप क्राउडिंग आउट के साथ बहुत ही दूर का रिलेशन एक सोच रहे हो, डायरेक्ट रिलेशन सिंपली है रेपो रेट और ईएमआई का, तो वो तो हमें दिख रहा है, तो इस वजह से इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है। दूसरा जो नेहा कुमारी जी का डाउट था कि एथिक्स के रिगार्डिंग कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, देखो एक बार आप गो थ्रू करना, हमारी टीम की तरफ से ना प्रहार बुकलेट्स बनाई जाती हैं एथिक्स की, वो टू द पॉइंट बुकलेट्स हैं, और वो एथिक्स की डिमांड को अच्छे से कैटर करती हैं। ठीक है, मार्केट में और भी बुक्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बुक्स हैं, पर ऐसा आपको ना, जैसे फॉर जो बुक्स हैं वो कंप्लीटली एथिक्स फॉर यूपीएससी की डिमांड को कुछ हद तक कैटर नहीं करती, पर आप एक बार प्रहार बुकलेट को गो थ्रू करना, जो हमारी टीम की तरफ से लॉन्च करी गई है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी एथिक्स को अच्छे से तैयारी करने के लिए। उसी तरह से कीर्ति शर्मा जी का डाउट है कि मॉनेटरी पॉलिसीज बोथ अ कैटलिस्ट एंड एन इम्पेडिमेंट टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो इनका क्वेश्चन था कि इम्पेडिमेंट कैसे हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। देखो सिंपली आप सोचो, मान लो इन्फ्लेशन ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी, बेसिकली रेपो रेट को इंक्रीज करेगी ताकि इन्फ्लेशन को हम कम कर पाए। पर इन्फ्लेशन को कम करना होगा या फिर रेपो रेट को जब हम बढ़ा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये सारी चीजें तो हमें पता है। ठीक है, रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को नीचे आती है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी चीजें क्योंकि आरबीआई का मेजर काम क्या है, मेजर काम यही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, उसकी वजह से कई बार हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ हमें कमी देखने को मिले। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये आप मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये वाला इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, और प्रीलिम्स के जो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों क्वेश्चन आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का पर्टिकुलर इकोनॉमी का सेशन। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।